हाय गाइस, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि चैप्टर 5 हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो चैप्टर 5 ही जो सेकंड पार्ट था, सोशियो कल्चरल पॉलिसी इन ब्रिटिश इंडिया, जो बिपिन चंद्रा में चैप्टर 5 है, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो 2-3 मेन टॉपिक्स आ जाते हैं, इसीलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो बुक में शायद उस तरह से अच्छे से नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैकॉलेज मिनट, वुड्स डिस्पैच, मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835 एंड वुड्स डिस्पैच ऑफ 1845, और कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी और कौन से रिफॉर्म्स किसने किसने किए थे, तो उसको स्पेसिफिकली बात करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम प्रीलिम्स में भूल जाते हैं और प्रीलिम्स में उसको पहचान नहीं पाते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए इसके बारे में अच्छे से बात करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम और ज़्यादा रीच आउट कर सकें ज़्यादा लोगों तक, और ये चैनल और बड़ा हो सके, ग्रो कर सके। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ये और लोगों तक पहुंचेगा, और तभी ये लोगों की सजेशन लिस्ट में जाएगी वीडियोस की, हाँ ये वीडियोस पीपल शुड वॉच। ओके, so if you feel like that these videos are good enough to be shared, then please do share it and please do support, right? So now moving forward, सबसे पहले सोशियो कल्चरल पॉलिसी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम चैप्टर 5 की बात करें तो सोशल पॉलिसी, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स और स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो सोशल पॉलिसी में जो मेन मुद्दा आता है वो आता है कंजर्वेटिव वर्सेस रेडिकल का। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव कौन थे और रेडिकल कौन थे। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो बेसिकली जो स्टेटस को है वो मेंटेन करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल एल्फिंस्टोन, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये लोग जो थे ये नहीं चाहते थे कि भारत में कोई बड़े स्केल पे कोई बड़ा बदलाव आए या कोई इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इससे जो है सत्ता को, ब्रिटिश सत्ता को खतरा पहुंच सकता था, इसीलिए। और रेडिकल वो लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया में भी थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो, डेवलपमेंट हो, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो कुछ रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं वो किए जाएं और उनको भी इक्वल समझा जाए। हालांकि रेडिकल वर मोर और लेस ऑन द सेम पेज विद कंजर्वेटिव व्हेन इट केम टू इंडिया। अदरवाइज वो ब्रिटेन में जो है बहुत अच्छा रिफॉर्म्स कर रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे आगे। अभी हमने समझ लिया ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स में जो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो रिफॉर्म्स हुए, फॉर एग्जांपल बैनिंग ऑफ सती, रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड, जो छोटे बच्चियों को मार दिया जाता था डाउरी के लिए, और बेसिकली कि गर्ल चाइल्ड का, फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो प्रचलन था स्पेशली राजस्थान में और हरियाणा साइड में, तो वो इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे डाउरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था कि ज़्यादा डाउरी ना देने पड़े, इसलिए बेटी को मार दिया जाता था। तो उसको अबॉलिश करने के लिए 1795 और 1802 में जो है रेगुलेशन पास किया गया था। ठीक है, और विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था, तो ये सब जो ये तीनों चीज़ें आई वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आई, तो ये आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा था आपका स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से और मेंस के भी पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए सबसे पहले 1781 में यानी कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स में कलकत्ता में मदरसा खोला था। ठीक है, और 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज खोला था वाराणसी में। ठीक है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये प्रोविजन बनाया गया था कि मास्टर्स के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए जो है कंपनी हर साल स्पेंड करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ। 1823 में ही पैसे स्पेंड होना शुरू हुए एक्चुअल में। और चौथी बात करेंगे मैकॉलेज मिनट की और वुड्स डिस्पैच की, और आगे की स्लाइड्स में हमें सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट जैसा डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे बनाया है, इसको आप हो सके तो कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले सोशल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। देखिए, सोशल पॉलिसी उस टाइम पे जो बेसिकली 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही थी ब्रिटेन में, वो क्या थी? रैशनलिज्म, मतलब कि लॉजिक के बेसिस पे डिसाइड किया जाए क्या सही है क्या गलत है, रादर देन सुपरस्टिशन। और ह्यूमनिज्म, मतलब ह्यूमन को जो है बहुत ही ज़्यादा आपको कैपेबल समझा जाए, और ह्यूमनिज्म की वजह से इंडिविजुअलिटी हो, लाइक लोग अपने अधिकारों को समझें, और ह्यूमन जो है वो अपने आप को ये समझे कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले तो एक मोटिवेटेड सोशल पॉलिसी जो है बैक इन ब्रिटेन चल रही थी, और बेसिकली लोग जो है अवेयर हो रहे थे अपने राइट्स से और अपनी कैपेबिलिटीज से। तो ये सारी चीज़ें, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और कैपेसिटी ऑफ मैन टू प्रोग्रेस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ब्रिटेन में। तो इसका असर जो है ट्रिकल डाउन होकर के आपके इंडिया में भी देखने को मिल रहा था। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ भी कुछ रेडिकल्स आएंगे और वो जो है बदलाव करेंगे। रेडिकल से मतलब रेडिकलिस्ट कुछ ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड है। रेडिकल मतलब जो बदलाव चाहते थे और जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, तो उन लोगों को रेडिकल्स बोला गया था। ठीक है, और ये ऐसा इस वक्त क्यों हो रहा था? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के टाइम पे बहुत सारे जो हैं
प्रोग्रेसिव थिंकर्स, राइटर्स और ऑथर्स जो है वो प्रचलन में आ रहे थे और वो लोकप्रिय हो रहे थे, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। उनमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ पॉपुलर थॉट थिंकर्स के नाम है आपके बेकन, लोके, वॉल्टेयर, रूसो, कांत, एडम स्मिथ, बेंथम। ठीक है, तो ये ऐसे आपके थिंकर्स जो है वो उपज रहे थे। और लिटरेचर में जो है कुछ मेन पोएट्स और आपके प्रॉस लिखने वाले लोग थे। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की कई सारी पोएम्स हमने खुद भी पढ़ी होंगी इंग्लिश में जब हम स्कूल में पढ़ते होंगे। बायरन, शेली, चार्ल्स डिकेंस ये एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कंजर्वेटिव्स जो हमारे थे, मतलब कंजर्वेटिव्स जो कोई खास बदलाव नहीं लाना चाहते थे इंडिया में और वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे और एक अथॉरिटेरियन रिजीम चाहते थे इंडिया में, तो उनके भी नाम हमें पता होने चाहिए। वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, एडमंड बुर्क, मुनरो, मैलकॉम, एल्फिंस्टोन, मेटकाफ, ये लोग क्या थे? कंजर्वेटिव्स थे। ठीक है, रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स हालांकि बहुत ही कम हुए और वो रेडिकल्स भी होते थे तो वो बेसिकली कंजर्वेटिव्स के अधिकार में काम करने लगते थे जब वो इंडिया में काम करते थे। तो और रेडिकल इंडिया में होने के पीछे भी उनका कहीं ना कहीं एक मोटिव हुआ करता था कि वो अपना एक लॉयल पैट्रोनेज एक क्लास बनाना चाहते थे, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन देयर वर सम रियली गुड इंग्लिशमैन हु ट्राइड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन इंडिया। ओके, सो उसमें एक विलियम बेंटिक का नाम आता है जिन्होंने सती प्रथा जो है वो बंद करवाई थी। तो कुछ रेडिकल्स के नाम हम जान लेते हैं। विलियम विल्बर फोर्स एक थे और वो जो है क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुए थे और क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस के थे। और चार्ल्स ग्रांट जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है, बेसिकली। और विलियम बेंटिक के बारे में हमने सुना ही है और आगे भी बात कर लेंगे। और राजा राम मोहन रॉय तो हमारे इंडियन थे, वो जो है रेडिकल्स को सपोर्ट करते थे। जेम्स मिल जो है आपके 1817 में जो है ये एक ऐसे रेडिकल थे जो इनको इंडिया में काम करने का मौका भी मिला। तो रेडिकल और कंजर्वेटिव का जो हमने नाम देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स में क्या क्या हुआ, सबसे पहले सती प्रथा की बात कर लेते हैं। सती प्रथा अबॉलिश की गई थी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, आपके 1829 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, सती प्रथा 1829 में ही आपके बैन की गई थी विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, एक बार डेट चेक कर लीजिएगा। और हमें पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी राजा ने कोशिश नहीं की सती प्रथा जैसी बहुत ही विवादास्पद प्रथा को खत्म करने की। वो कुछ राजा और कुछ इंडिया में जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने भी कोशिश की थी। उसमें अकबर, औरंगजेब, पेशवा और जय सिंह ऐसे नाम हैं जिन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए सती प्रथा को बंद करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और राजा राम मोहन राय को सती प्रथा से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी और उन्होंने विलियम बेंटिक को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ऐसे लॉज लेके आइए कि सती प्रथा को बंद किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। ये बेसिकली आपके 1828 से 1835 के बीच में इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। इससे पहले जो भी गवर्नर्स आते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे। ठीक है, और इन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन लाया 1829 में। ठीक है, ये हमें पता है। और इन्हीं के टाइम पे आया था चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1833 को ही सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 भी बोला जाता था। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 जिसको हम मैकॉलेज मिनट भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। ठीक है, इन्होंने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुलवाए थे कोलकाता में। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये आप जो यहाँ पे टेन्योर देख रहे हैं ये इनका बर्थ और डेथ से बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो इनका टेन्योर एक्चुअली है ये, ठीक है, 4 जुलाई 1828 to 20th March of 1835 एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो वी टॉक्ड अबाउट सती। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या है? अब एक और जो लॉ था, फीमेल इन्फेंटिसाइड लॉज बने थे हमारे यहाँ 1795 में और 1802 में। तो 1795 में कौन था गवर्नर जनरल, ये हमारा जानना जरूरी है। 1793 से 98 तक गवर्नर जनरल थे आपके जॉन शोर। जॉन शोर के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉन शोर ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अपनाई थी और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इनके टाइम पे आया था। और बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठा वाज हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइम। हुज टाइम? जॉन शोर, 1795। ओके, और 1802 में आपके कौन थे जब फीमेल इन्फेंटिसाइड लॉ आया सेकेंड टाइम? वो थे रिचर्ड वेलेस्ली, जिनकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, आपको पता होगा, वाया सब्सिडियरी अलायंस। और ये जो आपके गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। ठीक है, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में जो हुआ वो आपके वेलेस्ली के टाइम पे हुआ। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ 1803 से 5 तक का, ठीक है,
वो जब होलकर और सारे जो है वो आपस में लड़ने लगे थे, उसके बाद जो बाजीराव सेकंड जो है आपके वेलेस्ली के पास चले गए थे हेल्प मांगने के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड हमेशा याद रखिए ताकि लिंक करने में आसानी हो, ठीक है। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ, वेलेस्ली के टाइम पे। और फोर्ट विलियम कॉलेज ऑफ कलकत्ता इन्होंने खुलवाया, और मद्रास प्रेसिडेंटी 1801 में इन्होंने बनाई, ठीक है। तो इनके नाम ये सारे काम हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड लॉज इनैक्ट हुए 1795 में, 1802 में। 1795 में गवर्नर जनरल थे जॉन शोर, 1802 में गवर्नर जनरल थे रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड लॉज बट ये जो आपके जॉन शोर और रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे फीमेल इन्फेंटिसाइड लॉज इनैक्ट जरूर हुए थे, लेकिन एनफोर्स नहीं हुए थे उस तरीके से, मतलब ढीला ढाला चल रहा था सब काम। और लेकिन अच्छे से इन्फोर्स किसके टाइम पे हुए? विलियम बेंटिक और हार्डिंग ने इन इन्फेंटिसाइड लॉज को बहुत सीरियसली लिया और इस पे काम किया। और 1828 से 1835 तक थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमें पता है। और 1844 से 1848 तक थे आपके लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जो भी बातें थी हमने पहले वाली स्लाइड में देख ली है। हेनरी हार्डिंग के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। हेनरी हार्डिंग के टाइम पर लड़ा गया था आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच में, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 39 के बीच में, ठीक, 49 के बीच में, सॉरी, 1848 और 49 के बीच में। और ट्रीटी ऑफ लाहौर इनके टाइम पे साइन हुई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, ठीक है, या ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हेनरी हार्डिंग के बारे में हो गया। आप बस सिख वॉर का टाइम भी याद रखिए तो आपको याद रहेगा कि हेनरी हार्डिंग कब आपके गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाले लोग थे विलियम बेंटिक और हेनरी हार्डिंग। अब विडो रीमैरिज एक्ट आया था आपका 1856 में, और तब कौन था? डलहौजी था, ठीक है, गवर्नर। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल वॉज डलहौजी, गवर्नर जनरल आपका बेसिकली 1856 में आपका डलहौजी था। और इस 1856 के विडो रीमैरिज एक्ट के पीछे एक इंडियन महाशय का बहुत हाथ था। वो बहुत ही महान पुरुष थे, उनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। उन्होंने बहुत ज्यादा मूवमेंट की थी ताकि ये विडो रीमैरिज एक्ट बने, और उन्हें लगता था कि ये बहुत ही सरासर नाइंसाफी है विडोज के साथ में, ठीक है, जो रीमैरिज नहीं होती है उनकी, ठीक है। तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर और राम मोहन राय, विमेन एम्पावरमेंट में आप इन दो नामों को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में। अब मॉडर्न एजुकेशन की बात कर लेते हैं। 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा खोला, ठीक है। ये मदरसा जो मुगल लॉज या बेसिकली मुस्लिम लॉज को पढ़ाने के लिए और सारी चीजें पढ़ाने के लिए ये खोला गया था। हेस्टिंग्स ने खोला था 1781 में कलकत्ता मदरसा। और 1791 में ठीक 10 साल बाद जोनाथन डंकन ने खोला था संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, ठीक है। और ये 1791 में खोला गया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब आया उस समय कौन गवर्नर जनरल था ये भी आपको पता होना चाहिए। FR हेस्टिंग्स जो है आपके 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। तो ये याद रखना है कि ये पहले वाले हेस्टिंग्स नहीं है, पहले वाले हेस्टिंग्स जो 1773 के टाइम पे थे ये वो वाले हेस्टिंग्स नहीं है, दूसरे हेस्टिंग्स हैं, बस इतना याद रखिएगा आपको, ठीक है। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात की गई लेकिन एजुकेशन के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था। 1823 के बाद ही पैसे जो है सरकार ने इन्वेस्ट करना शुरू किया एजुकेशन में ढंग से, ठीक है। और अब FR हेस्टिंग्स की बात आई है तो ये 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। इनका भी नाम हमें पता होना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया भी हमें पता होना चाहिए। इन्होंने जो है जब FR हेस्टिंग्स आए तो इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की जो आपकी पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1818 से 1819 के बीच में हुआ ये इनके टाइम पे हुआ था। ट्रीटी ऑफ सुगाली जो 1816 के टाइम पे हुई वो इनके टाइम पे हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में इनके टाइम पे बनी थी, ठीक है। रियोतवादी सिस्टम जो आया था मद्रास में आपको याद होगा, रियोतवादी सिस्टम मुनरो और रीड लेके आए थे मद्रास में, तो ये इनके टाइम पे और महलवारी सिस्टम जो सेंट्रल इंडिया में पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में आया था वो भी इनके टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये अगर आपको महलवारी सिस्टम रियोतवादी में और आपके बेसिकली परमानेंट सेटल में कंफ्यूजन है तो आप जरूर वो वीडियो देखिए जो आपके 4th चैप्टर विपिन चंद्रा में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बेसिकली क्या क्या मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए किया। अब कंट्रोवर्सी या प्रॉब्लम क्या थी? कंट्रोवर्सी ये थी कि लोगों इंग्लिश सरकार के पास 2 कंफ्यूजन थी कि हमें जो एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो बेसिकली
आपका इंग्लिश मतलब पढ़ाया क्या जाए, वेस्टर्न स्टडीज पढ़ाई जाए, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जाए, वेस्टर्न चीजें पढ़ाई जाए या इंडियन चीजें पढ़ाई जाए। और क्या कहते हैं, दूसरी चीज थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए या वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पहला जो इशू था कि वेस्टर्न स्टडीज हो या फिर ट्रेडिशनल स्टडीज, जो इंडियन स्टडीज हैं ट्रेडिशनल, वो पढ़ाया जाए। तो जो लोग ट्रेडिशनल को सपोर्ट करते थे उनको बोला जाता था ओरिएंटलिस्ट, और जो लोग आपके वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे उनको कहते थे एंजेलिसिस्ट। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिसिस्ट जो है बहस छिड़ी हुई थी। ठीक है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा या वर्नाकुलर होगा, इस पे बहस छिड़ी हुई थी। फिर इसके लिए जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैकॉले के आने से 10 साल पहले जो है एक जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आपकी स्थापित की गई 1823 में, और ये जो है कंपनी को बताने वाली थी कि एजुकेशन के मैटर पे क्या डिसीजन लेना है। दिस जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैड 2 ग्रुप्स, मतलब यही 2 लोग थे, ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को फेवर करते थे, एंजेलिस्ट जो वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर करते थे। ठीक है, ऑन द इश्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप वाज लेड बाय H.T. Prinsep. H.T. Prinsep was the one among the Orientalists, and he was leading those Orientalist who promoted the teaching of Oriental subject in India's vernacular language. Orientalist basically vernacular language को भी सपोर्ट करते थे, प्लस लोकल जो है नॉलेज को सपोर्ट करते थे। और जब चार्टर एक्ट 1833 आया तो उसमें आपको याद होगा कि एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था, 4th मेंबर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, तो वो फर्स्ट लॉ मेंबर था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो ये लॉर्ड मैकॉले जो था वो पहला ऐसा लॉ मेंबर था, और ये 1834 से 1838 आपका लॉ मेंबर रहा, और इसने ये इंश्योर किया कि इंग्लिश ही फ्लरिश करे इंडिया में। और आपको पता होना चाहिए 1833 किसके टाइम पे आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया आपके विलियम बेंटिक के टाइम में, जो कि गवर्नर जनरल थे आपके 1828 से लेकर 1835 तक। तो ये सारी चीजें हम निटिग्रिटीज जो हम जोड़ जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है, अब लॉर्ड मैकॉले का क्या और पूरा इशू क्या था वो हम देख लेते हैं। मैकॉले मिनट ये लेके आया 1835 में, एक रेगुलेशन बन गई। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी जो है इनकी बनाई हुई चली 1835 में। द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकॉले वाज पब्लिश, टाइटल मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इसमें इन्होंने कहा था कि इंडियंस को एजुकेट करने के लिए हमें इंग्लिश ही यूज करनी चाहिए, और इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली इंफीरियर हैं इंग्लिश से, इसीलिए हमें जरूरी है कि इंग्लिश जो है उनके माइंड में इतने इनग्रेन कर दें जिससे कि वो हम उनको यूज कर सकें यूरोपियन साइंटिफिक और हिस्टोरिकल लिटरेरी एक्सप्रेशन के लिए, और साथ में उन्हें जो है हम अपने जॉब्स में यूज कर सकें, उन्हें अपने फंक्शन करने के लिए यूज कर सकें। ठीक है, और 1828 में इंग्लिश जो है पहली बार दिल्ली के कॉलेज में इंडक्ट हुई थी, और जबकि जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में जो ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट दोनों तरह के लोग जो थे वो इक्वल नंबर में थे। इसीलिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने जो आपके लॉर्ड मैकॉले थे जो उनके काउंसिल में मेंबर थे, उनको बोला कि भाई तुम ही एजुकेशन पे कोई लॉ या कुछ बनाओ यार, क्योंकि ये दोनों तो सेम नंबर हैं और ये सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और मैकॉले का कहना था वी मस्ट प्रेजेंट, अब देखिए यहाँ पे मैकॉले का क्या कहना था। मैकॉले कहते थे वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern. So basically he wanted to educate people of India in English only because they should be act as intermediary between the local population and the ruling class. Okay, so they needed a kind of interpreters between them and the millions who they used to govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. So they basically wanted to westernize the educated minds of India. So this was the main motto. ठीक है, और क्या हमें बच जाता है डिस्कस करने के लिए। अब English was introduced as a medium of instruction from class 6 onwards. class 6 के onwards जो है आपकी इंग्लिश को as a medium of instruction induct कर दिया गया। लॉर्ड मैकॉले expressed that it was impossible for the British East India Company through its limited means to attempt to educate masses. और हाँ, ये थी आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब इनका कहना था लॉर्ड मैकॉले का कि हम जो है सबको नहीं पढ़ा सकते, सबके पढ़ाने के ऊपर हम पैसा नहीं खर्च कर सकते, हम जो है एक सेलेक्टेड क्लास को पढ़ाएंगे और उनसे जो एजुकेशन जो है वो ट्रिकल डाउन होकर के नीचे जाएगा लोगों तक, और इसको कहते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको बाद में जब चार्ल्स वुड आएंगे तो बहुत क्रिटिसाइज करने वाले हैं। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले एक्सप्रेस दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो इट्स लिमिटेड मीन्स to attempt to educate masses. His idea was to form a class who may be
interpreters between British and the millions whom British ruled. It was a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. His idea was to delegate that class to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population. सो बेसिकली द वन क्लास दैट इज गेटिंग एजुकेटेड, उनको जो है एज अ व्हीकल ऑफ नॉलेज यूज किया जाएगा और उन्हीं को यूज किया जाएगा कि उनके थ्रू जो है मासेस जो है अपने आप एजुकेट हो जाएंगी. ऐसा थॉट प्रोसेस था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का. इट वाज प्रपोज्ड बाय ओनली मैकॉले. ठीक है. और एक और बात हमें याद रखनी कि 1844 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया कि भाई आपको कोई भी जॉब चाहिए ना कंपनी में या ब्रिटिश सरकार में, तो बेसिकली आपको इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए. अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर इंग्लिश नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी. इसीलिए जो इंग्लिश स्कूल्स थे वो जो है पॉपुलर होने लगे और जो डायलेक्ट और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी वो उतनी पीछे रह गई. ठीक है. तो ये सारे जो मैकॉलेज मिनट के पॉइंट हैं ये आप याद रखिएगा. उसके बाद जो आपका दूसरा रिफॉर्म आता है एजुकेशन सेक्टर में वो है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854. तो वुड्स डिस्पैच बेसिकली चार्ल्स वुड के बारे में जान लेते हैं जो इसके जनक थे. ठीक है. चार्ल्स वुड was a British liberal politician and member of parliament. He was a British liberal politician and member of parliament. उन्होंने चांसलर की तरह सर्व किया था 1846 से 1852 तक. ठीक है. उसके बाद वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए थे. ठीक है. 1850s में. और उसके बाद 1854 में उन्होंने वुड डिस्पैच नाम से ये रिपोर्ट या ये रेगुलेशन भेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 1854 में लॉर्ड डलहौजी था ऑब्वियसली. और इनका जो मतलब मेन इसका क्रक्स क्या था, इन्होंने कहा कि जो मैकॉलेज मिनट में जो पॉलिसी है आपकी, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे नहीं अच्छी लगी. और उन्होंने कहा कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कुछ काम वाम की नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मासेस को एजुकेट करें. और मैकॉले मिनट को बेसिकली ऑफिशियली छोड़ दिया गया. मतलब डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया कि हम मैकॉले मिनट बंद कर रहे हैं और वुड्स डिस्पैच चालू कर रहे हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली मैकॉलेज मिनट वाली पॉलिसी ही प्रैक्टिकली रन कर रही थी. ठीक है. और इस डिस्पैच के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हुई वो देख लेते हैं. एन एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब इस वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होने वाली थी. एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेट इन एवरी प्रोविंस. हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा. और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की जाएंगी. ठीक है. और एक गवर्नमेंट स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएट किया जाएगा. और जो एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ग्रांट इन एड भी मिलेगा. और इंडियन नेटिव्स को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी उनकी मदर टंग में भी. ठीक है. तो वर्नाकुलर्स भी बोला उन्होंने कि वर्नाकुलर्स में भी ट्रेनिंग देंगी, खाली इंग्लिश में नहीं देंगे. और वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में. इन अकॉर्डेंस विद वुड्स डिस्पैच एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस एंड यूनिवर्सिटीज वर ओपनड एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857. 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में आपकी यूनिवर्सिटीज खोली गई और लंदन यूनिवर्सिटीज की तर्ज पे खोली गई जैसा चार्ल्स वुड ने बोला था. और बाद में पंजाब में 1882 में खोली गई और इलाहाबाद में 1887 में. आई रिपीट, पंजाब में 1882 में और इलाहाबाद में 1887 में. तो ये आपका पूरा आपका मैकॉलेज मिनट्स, वुड्स डिस्पैच और आपका और सारी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो डेवलपमेंट हुई और आपकी बेसिकली सोशल पॉलिसी कंजर्वेटिव वर्सेस रेडिकल हमने देख ली. होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. और हो सके तो ये वीडियो ऑनलाइन देखिए ताकि ये बेसिकली लोगों को आप मतलब सजेस्ट कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर सपोर्ट.